गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आयुषी और आज है 6 जून है। वो 6 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 6 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र रूसी दिवस जो है मतलब रशियन लैंग्वेज डे जो है वो 6 जून को मनाया जाता है। एक रूसी कवि और आधुनिक रूसी साहित्य के जनक थे अलेक्जेंडर पुशकिन के जन्म दिवस पर रूसी भाषा दिवस जो है मनाया जाता है। इसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस जो होता है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस जो है जो आज है वो 6 जून को मनाया जाता है। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि मई 2021 के महीने में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह कितना रहा था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1.02 लाख करोड़ रुपए का जो है जीएसटी राजस्व संग्रह किया गया था। मई में जो 2021 महीने में कुल जीएसटी राजस्व जो था वो 1.02 लाख करोड़ रुपए हैं, जबकि अप्रैल 2021 में इसका जो रिकॉर्ड था वो था 1,41,384 करोड़ रुपए का जीएसटी एकत्रित किया गया था। गौरतलब है कि यह लगातार 8वीं बार है जब जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। पिछले साल के मई के मुकाबले में इस साल जो है 65% अधिक जीएसटी राजस्व जो है इकट्ठा किया गया है। पिछले साल मतलब 2020 में जो मई का था आंकड़ा था उसके मुकाबले जो है मई 2021 में जो है 65% अधिक जीएसटी राजस्व इकट्ठा किया गया है। अभी लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, इसके बावजूद भी जो है वो 65% जो है अधिक जीएसटी राजस्व जो है एक सरकार द्वारा इकट्ठा किया गया है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी महंगाई बढ़ गई है, इसलिए जो जीएसटी वो भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि पेट्रोल डीजल लोग लेना बंद करेंगे नहीं, शराब पीने वाले लोग शराब पीना छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ से ही जो है महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई और बढ़ते जा रही है, जिससे जो है सरकार को और जीएसटी राजस्व इकट्ठा कर रही है। मतलब मई के मुकाबले 65% अधिक है, 2020 के मुकाबले सिर्फ 2021 में 65% अधिक जीएसटी राजस्व जो है सरकार ने इकट्ठा किया है। और 8वीं बार जो है जीएसटी संग्रह का जो आंकड़ा है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर गया है। तो हम यहाँ थोड़ी जीएसटी की बात करेंगे। तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो है गुड एंड सर्विस टैक्स। एक अप्रत्यक्ष कर है ये, जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। मतलब ये इनडायरेक्टली कर जो टैक्स लिया जाता है, जो कि हमसे ही लिया जाता है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1 जुलाई 2017 को हुई थी। और इसका जो पूरा नाम है वो है गुड एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें 3 क्वेश्चंस बच जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है जीएसटी का। तो गुड एंड सर्विसेज टैक्स, और इसकी शुरुआत हुई कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किस प्रकार का टैक्स है? तो ये एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, मतलब इनडायरेक्टली टैक्सड है। सेकेंड है इसका कि इसके अलग अलग स्लैब भी है, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता, तो उसमें 0% टैक्स होता है। कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसमें 5% का टैक्स लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 12% का टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि कपड़ा हो गया, दवाइयाँ हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, तो इनको हम अलग अलग स्लैब में रखते हैं कि इसमें कितने % का टैक्स लगेगा। इसमें तो सरकार द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि किस चीज़ में कितना टैक्स लेना है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो है 5 जून को मनाया जाता है। ये हर साल ही सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें पौधे लगाए जाते हैं छोटे छोटे से। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। और इस दिन जो है सभी ने जो कल जो डे गया था, काफ़ी सारे लोगों ने पौधे लगाए थे और फ़ोटो खींच के डाली थी। और वन दूत शायद पे भी सब काफ़ी लोगों ने रजिस्टर किया होगा। खैर, हमारी जो जनसंख्या है और इसका सिर्फ उद्देश्य यही है कि देश में जो है अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, देश में अधिक से अधिक हरियाली होनी चाहिए। और हमारी 132 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। अगर इतने लोग लगाए पेड़ तो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी। तो इसकी एक और बात यह है कि इस वर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस था, इसकी जो थीम रखी गई थी री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर थी,
क्योंकि यह वर्ष जो है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष जो है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के महत्व को उजागर करने के लिए पाकिस्तान इस दिवस का जो है वैश्विक मेजबान था। ये याद रखने वाली बात है कि जो पाकिस्तान है वो इस दिवस का जो है वैश्विक मेजबान है। और इस साल जो है ये जो साल है 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया था। मतलब इसकी शुरुआत जो हुई थी 1974 में हुई थी। एक नारा दिया गया था ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया था। तो फिलहाल अभी तो हमें अर्थ को ही बचाना है, बाकी दुनिया जो है अभी मंगल के पीछे भाग रही है कि वहाँ जीवन है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम जहाँ रह रहे हैं हमें उसकी रक्षा करनी है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं ताकि कोरोना जैसी महामारी में जो ऑक्सीजन की भी कमी हुई थी हम शुद्ध ऑक्सीजन ले सकें। आज का हमारा 4th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग यानी कि अवैध गैर रिपोर्ट सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध गैर रिपोर्ट सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थायी मत्स्य पालन पर अपने वार्षिक प्रस्ताव में जो था 5 जून को अवैध गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो तब से ये जो डे है 2017 से जो है इसे 5 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। 5 जून को ये डे मनाया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। दिसंबर 2017 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थायी मत्स्य पालन पर अपने वार्षिक प्रस्ताव में इसे घोषित किया था। आज का हमारा 5th क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है इसका 2025 जो है इसका ऑप्शन सही आंसर है। तो भारत ने जो है 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण को लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि ये पहले जो 20% का जो लक्ष्य रखा गया था वो 2030 था, अब 2025 कर दिया है, निर्धारित कर दिया गया है। इथेनॉल का जो उत्पादन है मक्का, गन्ना, गेहूँ आदि से किया जा सकता है। भारत में इथेनॉल का मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा मतलब फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होगी, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा इसे जो है बनाया जाएगा। और इथेनॉल में ऑक्सीजन होती है, यह ईंधन के पूर्ण दहन की अनुमति देती है। इथेनॉल जो है और मिथेनॉल जो चीज़ होती है, इथेनॉल और मिथेनॉल, तो इथेनॉल जो होता है वो इतना जो है मतलब जहरीला नहीं होता। इतना क्या मतलब वो नहीं होता जहरीला, नॉर्मली आप इसे पी सकते हैं लेकिन पीना मत। और जो मिथेनॉल होता है वो काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है, वो जानलेवा होता है। तो इथेनॉल जो अब नॉर्मल अभी स्प्रे वगैरह होते हैं उनमें यूज़ होता है। अभी जो हमारे यहाँ हर घर में सैनिटाइज़र की बॉटल होगी उसमें इथेनॉल प्रेजेंट होगा। और इथेनॉल में जो होता है ऑक्सीजन होती है। अगर आप उसे हाथ पे लगा के किसी भी आग वाली जगह पे अगर वर्क करोगे या आप इथेनॉल अगर गैस के पास थोड़ा भी स्प्रे करते हो तो उसमें आग पकड़ ली जाएगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती है। तो इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना चाहिए। अगर आप उसे लगाओ तो कुछ टाइम बाद अपनी सारी चीज़ें करो, किचन में अगर आप कुछ करते हो तो इथेनॉल जो है इतना हार्मफुल नहीं होता। और 2025 का लक्ष्य रखा गया है, मतलब जो पेट्रोल होगा उसमें इथेनॉल की जो है 20% जो मात्रा होगी इथेनॉल की होगी। और इसका जो उत्पादन किया जाएगा फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा भारत में। और इसका उत्पादन मक्का, गन्ना, गेहूँ आदि से किया जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेनमार्क ने दी है। हाल ही में जो है डेनमार्क देश की जो संसद है उन्होंने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। तो इस विशाल द्वीप का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1 वर्ग किलोमीटर और एक वर्ग मील होगा। और यह रिंग जो होगी रोड, सुरंगों और मेट्रो लाइनों के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इस कृत्रिम द्वीप में जो है 35,000 से ज़्यादा लोग मतलब 35,000 लोग रहेंगे। और यह कोपेनहेगन के बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते स्तर से बचाने में जो है
मदद करेगा। और यहाँ अगर हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क जो है यूरोप की एक कंट्री है और इसका जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन और इसकी करेंसी है डेनिश क्रोन और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 58.1 लाख। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ एक विशाल कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जा रहा है जिसमें सिर्फ 35,000 लोग रहेंगे और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1 वर्ग मील। और इसमें जो है इसे क्यों बनाया जा रहा है तो जो कोपेनहेगन बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते स्तर से बचाने के लिए ये मदद करेगा। और हाल ही में डेनमार्क की संसद ने कृत्रिम द्वीप निर्माण की योजना का मंजूरी दे दी है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने छात्रों के लिए यूट्यूब योजना जो है यूट्यूब स्कीम जो है लॉन्च की है। तो यूटेब की जो योजना थी वो लद्दाख में लॉन्च हुई है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लद्दाख के राज्य के उपराज्यपाल ने ये लॉन्च की है। तो हाल ही में जो लद्दाख राज्य के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने छात्रों के लिए यूनटैप योजना जो है यूनटैप लॉन्च की है। तो इस योजना में क्या होगा, इस योजना के तहत जो सरकारी स्कूल है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में पाठ्य पुस्तक के वीडियो लेक्चर्स और ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन से प्री लेडेड 1200-1300 टैबलेट जो है 12,1300 टैबलेट जो है कक्षा 6 से लेकर 12 के छात्रों के बीच वितरित किए जाएंगे। तो इस योजना में जो होगा, वहाँ की जो सरकार है, लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन गवर्नमेंट स्कूल में जो अभी कोरोना के कारण जो क्लासेस ऑनलाइन चल रही है उन्हें देखते हुए जो है वहाँ की सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन से प्री लीटेड 12,300 टैबलेट जो है कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के बीच वितरित करने की योजना की है। और इसमें जो है सारी पाठ्य पुस्तकें रहेगी और वीडियो लेक्चर्स रहेंगी और ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशंस प्री प्लेट वगैरह जितनी भी सिर्फ स्टडी से रिलेटेड चीज़ें होगी। और अब यहाँ अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद जो था 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को जो है अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया था। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे यही है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को जो है अलग से ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। अगर जो भी कंपटीशन के मतलब सीरियस होकर स्टडी करते हैं उन्हें ये बात जो है बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो 31 अक्टूबर 2019 को बना था, जब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित हुआ था उसके बाद बना था। आज का हमारा 8 क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने किसके सहयोग से स्कूली पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जो है माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से इन्होंने ये शुरुआत करने की घोषणा। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोडिंग और डेटा साइंस पढ़ाई शुरू करने की जो है घोषणा कर दी है। तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 के छात्रों के लिए कोडिंग की शुरुआत की जाएगी, जबकि कक्षा 8 से कक्षा 12 के लिए जो है डेटा साइंस को नया जो कौशल विषयों के रूप में पेश किया जाएगा। तो मतलब इतनी छोटी सी क्लास से ही इन्हें जो है सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें कोडिंग और डेटा साइंस की स्टडी कराई जाएगी। मतलब इतनी छोटी सी एज से जो उनका जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव किया जाएगा, जिसको बड़े लेवल तक आने पे उनके लिए फेसबुक जैसे ऐप बनाना बहुत ही नॉर्मल सी बात हो जाएगी। और ये दोनों ही कौशल विषय जो है क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशनल स्किल और रचनात्मक समस्याओं को सुलझाने की स्किल और नई तकनीकों के लिए व्यावहारिक प्रदर्शन पर केंद्रित रहेगी। अब ये जो घोषणा की है इन विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से जो है सीबीएसई के 6 से लेकर 8 क्लास और 8 से 12 क्लास में जो है कोडिंग और डेटा साइंस की जो है स्टडी की जाएगी। और ये दोनों ही कौशल जो है मतलब दोनों ही स्किल्स जो है ये बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशनल कौशल मतलब कम्युनिकेशनल स्किल और रचनात्मक समस्या को सुलझाने की स्किल और नई तकनीकी के लिए व्यावहारिक प्रदर्शन पर जो है केंद्रित होगी। मतलब इतनी छोटी सी उम्र से ही जो है अब उनका माइंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। अच्छी बात है। हाल ही में आज का हमारा 9 क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन है इंडोनेशिया में जो है हाल ही में माउंट मेरापी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो हाल ही में जो है इंडोनेशिया के माउंट मेरापी जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, जो कि इंडोनेशिया में
स्थित है। और मेरापी को जो है इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह एक सेंट्रल वोल्केनो और इंडोनेशिया के मध्य जावा और यागाकार्टा प्रांतों के बीच की सीमा पर स्थित है। तो ये हमारे पास मैप दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है जावा। एक मिनट, ये है जावा और यांगाकार्टा और मेरापी, ये है मेरापी। तो मेरापी की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पे। ये मतलब एक सिंबल के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका सबसे सक्रिय जो द्वीप है वो है जावा। और मेरापी को जो है इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, जो ये नीचे मेरापी दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये एक सक्रिय स्ट्रेंट वॉल्केनो है और इंडोनेशिया के मध्य जो है जावा और यागाकार्टा प्रांतों के बीच की सीमाओं पर स्थित है। यागाकार्टा और जावा प्रांतों के जस्ट बीच में ये सिंबल के तौर पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है सिचुएटेड है। तो यहाँ पे जो हमारी बात चल रही है कि ये क्यों इतना फेमस है, तो हाल ही में जो है यहाँ पे 4 बार जो है विस्फोट हुआ है, जिसके कारण जो है पहाड़ की चोटियों से 50 मीटर की ऊंचाइयों पर जो है घने सफ़ेद बादल छा गए थे। तो ये एक एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो है। तो आए दिन यहाँ पे जो है ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन यहाँ पे 4 बार लगातार ऐसी हुआ है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है माउंट मेरापी, जो कि इंडोनेशिया देश में स्थित है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारे वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में नया उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो है विवेक राम चौधरी। इन्हें हाल ही में जो है वायुसेना मुख्यालय में नया वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया है। तो हाल ही में जो है वायुसेना मुख्यालय के नए उप वायुसेना जो है वो है विवेक राम चौधरी। इसके अलावा एयर मार्शल वाल्वा राधाकृष्ण दिल्ली में पश्चिमी कमान का प्रभार लेंगे, जबकि एयर मार्शल RZ डकवर्थ जो है वो प्रयागराज से मध्य वायु कमान का प्रभार संभालेंगे। मतलब विवेक राम चौधरी को जो तो है वायुसेना मुख्यालय में नया उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया है। इसके अलावा जो एयर मार्शल वल्लभा रहे राधाकृष्ण जो है वो दिल्ली में पश्चिमी कमान संभालेंगे, और एयर मार्शल RZ डकवर्थ जो है वो प्रयागराज में जो है मध्य वायु कमान का प्रभार संभालेंगे। मतलब एयरफोर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो भारतीय एयरफोर्स की अगर हम बात करें, भारतीय वायुसेना, तो मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। और एयर चीफ मार्शल जो है वर्तमान के वहाँ के, तो फिर राकेश कुमार C भदौरिया। तो इसमें याद करने वाली सारी बातें हैं, अगर आपको नेवी से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ये चारों चीज़ें जो है याद होनी चाहिए कि मुख्यालय जो है नई दिल्ली में वायुसेना का, और स्थापना जो हुई थी इसकी हुई थी 8 अक्टूबर 1932, और एयर चीफ मार्शल जो है राकेश कुमार C भदौरिया है। और हाल ही में जो है यहाँ के उप वायुसेना के जो प्रमुख थे वो विवेक राम चौधरी को जो है नियुक्त किया गया है। तो हमारे जो आज के करंट अफेयर्स है यही आज एंड होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को। और अगर आपको इसका फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।